हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज जनवरी महीने का पार्ट 1 का करंट अफेयर्स और इसके बाद पार्ट 2 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन होगा। तो इस एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में हम लगभग 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और इनमें हम लोग जानेंगे कि करंट अफेयर्स में जनवरी मंथ में 2021 में क्या क्या चीज़ें हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले एजेंडा हमारा एमसीक्यूज़ ही होंगे और सारे के सारे एमसीक्यूज़ को हम टॉपिक, क्वेश्चन और उसके एमसीक्यूज़ वाइज कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ऑब्जर्व्ड इट्स विच रेजिंग डे ऑन 19 जनवरी 2021, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, और इसका सही उत्तर है 16th। आइए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आपको पता है भारत देश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आती हैं, जिनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, ये सभी फोर्सेस आती हैं। इन सभी फोर्सेस में से गठन किया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, ये आया 2005 में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ही बनाया गया इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यानी एनडीएमए को। और आफ्टर मेकिंग ऑफ द एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वाज फॉर्म्ड इन 2006। तो 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई और उसके बाद 2006 में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बनाया गया, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ इनकी भी यूनिट्स को मिला करके ही स्पेशली ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए जहां पर बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या किसी भी तरह का प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा निर्मित आपदा आ जाए, उनको संभालने के लिए इसे बनाया गया। सो बेसिकली एनडीआरएफ डील्स विद एनी काइंड ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ का जो साइन है उसमें आपदा सेवा सदैव, एनडीआरएफ सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। दिस इज व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which zoo has recently been renamed by the Maharashtra government after बाला साहेब ठाकरे? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा है, और इसका सही उत्तर है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क या इंटरनेशनल जू भी कहते हैं इसे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू नागपुर में जो कि स्थित है उसका नाम चेंज किया है और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर उसका नाम रखा है। गोरेवाड़ा रिजर्व आप देख सकते हैं, दिस इज इन महाराष्ट्र, और गोरेवाड़ा लेक भी नागपुर में ही स्थित है। कई बार स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो करंट में बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क है उसके अंदर गोरेवाड़ा लेक कहां पर स्थित है, और सही उत्तर नागपुर होगा। आगे बढ़ें तो अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन of the Sri Somnath Trust SST which manages the historic Somnath Temple in Gujarat। गुजरात में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट SST के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को SST यानी श्री सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए कुछ हिस्टोरिकल चीजें भी जान लेते हैं और साथ ही साथ ट्रस्ट के बारे में भी। भारत देश में जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनको गवर्न करने के लिए एक ट्रस्ट है जो कि गवर्नमेंट के लोगों के अधीन होता है, और कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उन पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सरकार का ही हिस्सा होता है। नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को, और ये सोमनाथ टेम्पल को मेंटेन करने का काम करते हैं, विच इज सिचुएटेड नियर वेरावल। और वेरावल जो है ये प्रभास पाटन टाउन में स्थित है जो कि गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। दिस इज दी पार्ट ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। दूसरी खास बात मैं ये भी बता देता हूं कि देखें, इफ वी टॉक अबाउट 2021 तो ये
सोमनाथ ट्रस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट 1001 टू 1027, इसके बीच में एक बहुत बड़े आक्रांता ने भारत पे अटैक किया था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। इस मंदिर को बनवाने में 7th सेंचुरी एडी में यहाँ के आसपास के जितने भी राजा थे उनका योगदान था। गुजरात के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। परंतु 1000 से 1027 एडी के बीच 17 बार भारत में आक्रमण करने वाला एक आक्रांता, जिसका नाम था महमूद गजनवी, उसने अटैक किया था इस सोमनाथ टेम्पल में, एंड ही अटैक्ड द टेम्पल इन 1025 एडी, और उसके बाद इस मंदिर को पूरा तोड़-फोड़ दिया था। बाद में इस मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया वहां के स्थानीय शासकों ने, परंतु एक बार फिर से अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी और अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा एवं इसे लूटा। उसके बाद इसका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा, जो कि भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने सोमनाथ मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार करवाया और इसे, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पूरी तरीके से मेंटेन करवाया। और अब आज आप देख सकते हैं यह गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित ज्योतिर्लिंग है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स है पूरे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। मार्क रूट हैज रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अलॉन्ग विथ हिज एंटायर कैबिनेट। मार्क रूट ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? और इसका सही उत्तर है नीदरलैंड्स। डच प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट, और मार्क रूट और उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट ने रिसेंटली चाइल्ड केयर सब्सिडी स्कैंडल पर रिजाइन कर दिया है, और ऐसा कहा था कि जो चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड नीदरलैंड्स में प्लान्स हैं, उन सभी प्लान्स में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और मार्क रूट साहब ने इसी बात को, फ्रॉड को देखते हुए रिजाइन कर दिया है पूरी की पूरी डच गवर्नमेंट से। नीदरलैंड्स को डच भी कहा जाता है। नीदरलैंड्स की राजधानी आप जानते हैं एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड्स की करेंसी है यूरो। यूरो एक कॉमन करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, और चूंकि हिस्सा कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स भी है, तो यहां पर भी करेंसी यूरो ही होगी। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू एंटर इनटू डील विद विच कंट्री टू प्रोक्यूर 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद किस देश के साथ करने की योजना बनाई है? और इसका सही उत्तर है रशिया के साथ करने की योजना बनाई है। आइए डिस्कस करते हैं कि मिग कहां से आया, एवं मिग के साथ साथ जो सुखोई एयरक्राफ्ट है ये तो रशिया से आए। यहीं ऑप्शंस में जब हम लोग देखते हैं तो इजराइल है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का एक ड्रोन है जिसका नाम है हर्पी ड्रोन, जो कि एक पायलटलेस प्लेन होता है और साइज में वेरिएबली बहुत छोटा होता है। ये अटैकिंग भी हो सकता है, सर्विलियंस का भी हो सकता है। इसे UAV कहते हैं। UAV का अर्थ है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नाउ IAI हर्पी एक ड्रोन है जो कि इजराइल की मदद से विकसित किया गया है। हालांकि भारत में अभी तक कोई एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो इजराइल की मदद से आया हो या इजराइल की मदद से मिल करके हम लोगों ने डेवलप किया हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 जिसे ग्लोब मास्टर कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, या C-130J जिसे सुपर हरक्यूलिस कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सभी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ही भारत को दिए गए। अगर हम मिग सीरीज की बात करें, मिकोयान की बात करें, हम Mi-17 हेलीकॉप्टर की बात करें, तो ये सभी रशिया की तरफ से आए, एवं इसमें सुखोई भी शामिल है। सुखोई 30 हमारे पास है, और साथ ही साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर हम रशिया के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं, एवं मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी हम रशिया के साथ मिलकर के इसे चला रहे हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का मिराज, जैगुआर, राफेल, ये सभी अभी भी हमारे भारत में मौजूद हैं। जर्मनी से ऐसा कुछ नहीं है एज सच जो हम एयरक्राफ्ट लेकर के आए हों। तो कुल मिलाकर के ये सभी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में इन सभी अलग अलग कंट्रीज से यूज़ किए जा रहे हैं। अगर हम राफेल की बात करें
तो आपको पता है कि राफेल में सबसे पहले 5 राफेल आए थे, उसके बाद 3 और आए, फिर और आए। 5 राफेल जो आए थे ये 17th स्क्वाड्रन का हिस्सा बने थे, जो कि अंबाला में है, और अंबाला हरियाणा की एक मुख्य शहरों में से एक है। आगे बढ़ें तो डिस्कस करते हैं कि विश्ववीर आहूजा हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। विश्ववीर आहूजा को हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, और इसका सही उत्तर है आरबीएल बैंक। डिस्कस कर लेते हैं। विश्ववीर आहूजा को रीअपॉइंटमेंट दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे आरबीएल बैंक का, और आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी 1940s में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1940s में ही हो गई थी, और इसके साथ ही साथ ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। 3 सालों के लिए विश्ववीर आहूजा को 30 जून 2021 से लेकर के 29 जून 2024 तक एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। तो ये भी याद रखिएगा, इनकी तस्वीर आपके सामने है, आप पहचान सकते हैं। आगे बढ़ें तो डिस्कस करें हम लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करने के लिए। सो इट विल बी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बिगिनिंग 2021 ऑन द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। व्हेन इज द डे ऑब्जर्व्ड? केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 2021 से हर साल पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया है। यह दिन कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 23 जनवरी को। देखिए, अगर हम लोग बात करें 23 जनवरी 1897 तो इस महापुरुष का जन्म हुआ था, जिसका मृत्यु दिनांक आज तक फिक्स नहीं है, परंतु लोग कहते हैं कि एक बार ये भारत से प्लेन में बैठ करके जापान जा रहे थे और ताइवान के आसपास इनके प्लेन क्रैश होने की वजह से डेथ हो गई। परंतु उसके बाद भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो ये बिलीव करती हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसके बावजूद देखा गया है। तो यह दिन कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी अगर हम चर्चा करें तो दिस डे इज बाय द वे सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी एज यू नो, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी खास बात मैं ये भी बता देता हूं आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेताजी के जन्मदिन को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसमें एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं के नाम और इन्हीं के द्वारा एक नारा दिया गया था, जय हिंद, और हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं एवं हमारी भारतीयता का एक प्रतीक है जब हम किसी को जय हिंद से संबोधित करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि गिव मी योर ब्लड आई शैल गिव यू योर फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कटक उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी में जन्मे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई आज तक क्लियर नहीं है। नेशनैलिटी इनकी इंडियन थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर इन्होंने कम्युनिज्म की पॉलिटिक्स करते हुए 1938 में कांग्रेस का चुनाव भी लड़ा, जिसमें ये अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, परंतु गांधी जी की जो राइट विंगर विचारधारा थी, उस राइट विंगर विचारधारा का सम्मान करते हुए इन्होंने अपने आप को उस पद से वापस खींच लिया। बाद में पट्टाभी सीतारामैया 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंदर ही 1939 में एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इस पार्टी की स्थापना करी गई। रिलीजन था इनका हिंदुइज्म, और इनके चिल्ड्रन अनीता बोस एवं इनके अलावा और भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करना शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द पद्म अवार्ड विनर वी शांता हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? पद्म पुरस्कार विजेता वी शांता का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? और इसका सही आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट। आइए सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब ये कि ऐसा डॉक्टर जो हार्ट से रिलेटेड हो। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब कि ऐसा डॉक्टर जो कैंसर से रिलेटेड चीज़ों को ठीक करता हो। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, वीमेन स्पेशलिस्ट, वो उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो ग्लैंड एवं ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोनल इफेक्ट को बॉडी में अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, उन्हें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो ब्रेन की स्टडी करते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इस तरीके से अलग अलग
डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है मेडिकल की। हाउएवर वी शांता जी ऑन्कोलॉजिस्ट थी, कैंसर रोग विशेषज्ञ थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। और रेनोड ऑन्कोलॉजिस्ट थी डॉक्टर वी शांता, इनका देहांत हुआ चेस्ट पेन होने की वजह से। 93 वर्ष की थी ये। और अदयर कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई में है, उसकी चेयरपर्सन भी काफ़ी लंबे समय तक रही हैं। आगे बढ़ें तो फर्स्ट एवर लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भारत के किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय स्थापित किया गया है? सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि इसे स्थापित किया गया है केरला स्टेट में, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। साथ ही साथ इसके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एवं सीएम पिनरई विजयन हैं। केरला की बात करें तो इसके टूरिज्म की टैगलाइन है गॉड्स ओन कंट्री। और अगर इसके शहरों की बात किया जाए तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखना शुरू करें। अलापुझा को कहा जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट, इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। वेनिस एक ऐसा शहर है इटली का जहां पर अगर आपको एक घर से दूसरे घर जाना हो तो उसके लिए कभी भी या कहीं पर भी गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आप बोट से जा सकते हैं क्योंकि वो पानी पर पूरा शहर है। चूंकि वेनिस शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे ही अलापुझा भी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर। और आगे आने वाले पिक्चर्स में भी हम देखेंगे। वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इसे। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है कोचीन को। अरब सागर की रानी कोची शहर को कहा जाता है। कोलम की बात करें तो कोलम को कहा जाता है कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की काजू की राजधानी। तो कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया इज कोलम। अगर हम वायनाड की बात करें तो वायनाड को कहा जाता है गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट। ये वही जगह है जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। और कोहेकोड की बात करें तो इसका पुराना नाम हुआ करता था कालीकट। आपको पता है 1498 में एक व्यक्ति यहां पर मसालों की खोज में आकर उतरा था। नाम था उसका पुर्तगाली वास्को डिगामा। और ऐसा वेस्ट के हिस्टोरियंस कहते हैं कि वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया, परंतु इंडिया तो बहुत पहले से था। इसके पहले भी 4500 सालों तक इंडिया का अस्तित्व रहा है। कोहेकोड को कहा जाता है स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की मसालों की राजधानी। नाउ द आंसर विच इज द करेक्ट वन इज अल्लापुझा। अल्लापुझा में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम स्थापित किया गया है। देखिए बात यह है कि लेबर का मतलब होता है श्रमिक, मूवमेंट का मतलब जब श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं पर प्रवासित होते हैं या वो स्थानांतरित होते हैं। अब लेबर मूवमेंट पर विश्व में जहां जहां भी भारत के लेबर जाकर के काम किए या जिन जिन देशों में भारत के श्रमिकों ने अपनी सेवाएं दी, उन मूवमेंट्स को कमेमोरेशन के लिए एक जगह में लाकर रखा गया है। और ये पहला म्यूजियम है जो कि अलापुझा में केरला में बनाया गया। अब देख सकते हैं आप, इट विल शो द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट, ये पूरे श्रमिकों के आंदोलन को दर्शाएगा। और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत ये शहर है अलापुझा। और इसमें एक बोट है जिसपे ये म्यूजियम आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कलरव एट दी नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी? हाल ही में किस राज्य ने नागी नक्ती पक्षी अभ्यारण्य में अपने पहले पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया है? और इसका सही उत्तर है बिहार ने। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो कि नीतीश कुमार हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल ऑफ स्टेट। पक्षी यदि संग हैं तो जीवन में रंग है। ये नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। बिहार की बात करें तो यहाँ के गवर्नर फगू चौहान और यहाँ की राजधानी पटना है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इस कलरव नाम के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की बात कही है या उत्सव को मनाने की बात कही है। ये चेयरपर्सन इसके रहे श्री तरकिशोर प्रसाद जी। और 16 जनवरी 2021 को जमुई बिहार में इसे इनॉग्रेट किया गया था। पक्षी यदि संग हैं तो जीवन में रंग है, ये इसकी थीमेटिक लाइन है जो कि आपको याद रखनी है।
What is the projected GDP rate of India as per the latest report of Nomura for fiscal year 2020-21? वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नोमुरा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी दर क्या है? अब देखिए, जब ये 20-21 की बात करता है, इसका अर्थ है कि मार्च 2021 तक की बात कर रहा है ये। और अगर हम नोमुरा को देखें तो नोमुरा अकेला ऐसा है जिसने कहा है कि भारत 2022 में 13.5% से ग्रो करेगा। किसी भी एक एनालाइजिंग कंपनी द्वारा या किसी भी एक क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ जीडीपी डेवलपमेंट अगर दिया गया है तो वो नोमुरा द्वारा ही। नोमुरा एक जापानीज एजेंसी है और साथ ही साथ इन्होंने 2021 में भारत को -6.7% से ग्रो करते हुए दिखाया था। जापानीज ब्रोकरेज नोमुरा ने जीडीपी फोरकास्ट इंडिया के लिए 2020-21 में दिखाया, विच इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.7%। कॉन्ट्रैक्शन कहें या श्रिंक कहें, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, दैट इज नेगेटिव। अगला, आरबीआई हैज फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप टू स्टडी डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज टू स्टॉप द ग्रोइंग फ्रॉड्स इन द सेक्टर। हु विल हेड दिस कमेटी? आरबीआई ने डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल ऋण गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए कार्यदल का गठन किया है। और इस समिति का प्रमुख कौन होगा? सही उत्तर है जयंत कुमार दास। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया ताकि डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज को पढ़ा जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके। अब चूंकि डिजिटल लेंडिंग स्पेस में बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए हैं, तो जयंत कुमार दास साहब, इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और साथ ही साथ ये आरबीआई के चेयरमैन हैं और ये इस कमेटी को लीड करेंगे। India's first fire park has been inaugurated in which city to educate and bring awareness on basic fire safety measures among people? तो भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है ताकि लोगों में बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके? और इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के बारे में जब भी हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक साहब हैं और उड़ीसा में ही रिसेंटली, राजधानी तो इसकी भुवनेश्वर है ही। अच्छा, सबसे पहले उड़ीसा के ऊपर थोड़ी सी खबरें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। उड़ीसा की राउरकेला में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बीपीयूटी। बीपीयूटी में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। दूसरी, उड़ीसा में ही गरिमा स्कीम चलाई गई है जो कि सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जिसे सैनिटेशन वर्कर्स को फायदा मिलेगा और उनकी असामयिक मृत्यु होने पर उनके घर वालों को जीवन का एक सहारा। साथ ही साथ उड़ीसा में कोणार्क नाम का एक टाउन है जो कि पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। कोणार्क में एक मंदिर है जिसे सन टेम्पल के नाम से या सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसलिए कोणार्क टाउन भारत का पहला टाउन होगा जो कंप्लीटली सोलराइज्ड हो जाएगा और पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलित होगा ये कोणार्क टाउन, सूर्य मंदिर होने की वजह से। चूंकि पुरी डिस्ट्रिक्ट का यह हिस्सा है तो पुरी में ही इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। और सैंड आर्ट में जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो सुदर्शन पटनायक, इनका नाम मिस नहीं कर सकते। ही इज द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सैंड आर्टिस्ट। तो आई होप द पॉइंट आर कंप्लीटली क्लियर नाउ। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है फायर पार्क का, और जो भी अवेयरनेस है वो अवेयरनेस लाई जाएगी, बच्चों को एडुकेट किया जाएगा बेसिक फायर सेफ्टी मेजर्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें सूरत की, ये बात है मई 2019 की। मई 2019 में सूरत में एक बिल्डिंग थी जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल के, और उसमें अचानक से आग लगी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे झुलस करके मर गए। बहुत सारे बच्चे तो उस तीसरी मंजिल से नीचे कूदे जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो जल गए थे, अधमरी हालत में हो गए थे। तब से भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने शुरू किए, फायर प्रूफिंग को भी देखना शुरू किया, जो भी व्हीकल्स हैं वो भी फायर प्रूफ हैं या नहीं, इन सभी की प्रॉपर चेकिंग शुरू कर दी। और फाइनली अगर एज ऑफ नाउ की बात करें तो भारत में
सभी कोचिंग्स म्युनिसिपैलिटी के एक पैमाने पर चलती हैं और फायर सेफ्टी से लोगों को बचने के लिए या फायर सेफ्टी को अपनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो चलाए गए, उनमें से ये एक फायर पार्क भी है। उड़ीसा की सरकार बच्चों एवं सभी लोगों को उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी भुवनेश्वर के अंतर्गत इस पार्क में ले जाकर ट्रेनिंग देगी, जिससे सभी को पता चल सके आग लगने की सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को एवं अपने सराउंडिंग में सिचुएशन को सेफ रखना है। आगे बढ़ें तो डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द न्यू जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक। यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का नया जीडीपी विकास दर क्या है, और इसका सही उत्तर है -7.5%। तो यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, ये स्विट्जरलैंड का एक बैंक है और इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को 7.5% से फाइनेंशियल ईयर 2021 में कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाया है, जो कि मार्च 2021 में खत्म होगा। आगे बढ़ें तो IRDAI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड an expert panel to examine the availability of health insurance products in the country. Who is the head of this committee? IRDAI ने देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। इस समिति का प्रमुख कौन है? सबसे पहले IRDAI के बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में और इसके हेड हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। तो सुभाष चंद्र खूंटिया जी इज द हेड ऑफ IRDAI। अब ये जो पैनल बनाया गया है इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र खूंटिया जी ही करेंगे। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। भारत देश में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस चल रहे हैं या कोविड के नाम पर अगर किन्होंने फ्रॉड किया है तो उन सभी फ्रॉड को पकड़ा जाएगा, और जो भारत की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सुटेबल प्रोडक्ट्स को और प्रोसेसेस को लाया जाए, उनका रिकमेंडेशंस भी दिया जाएगा। सुभाष चंद्र खूंटिया जी खुद इस पैनल को, कमेटी को हेड करेंगे। When is the Armed Forces Veterans Day observed? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 14 जनवरी। आइए इसके पीछे भी थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, 1895 को, परंतु 1 अप्रैल को आर्मी डे नहीं मनाया जाता। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और उसके भी पीछे वजह यह है क्योंकि 15 जनवरी 1948 को ब्रिटिश जनरल जो कि भारतीय आर्मी को लीड कर रहे थे, उनके हाथों से पावर दिया गया था इंडियन जनरल को, जिनका नाम था KM करियप्पा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे KM करियप्पा, और जैसे ही इन्हें कमांड मिली, कमांड मिलने के बाद ये जनरल KM करियप्पा बने। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे ये आर्मी के। 15 जनवरी 1948 को इन्होंने पावर ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम जनरल बचर टू लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा हुआ था, इसलिए आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरी खास बात यह भी है कि 14 जनवरी 1953 को ये रिटायर हुए थे। इसकी वजह से 14 जनवरी 2017 से आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के रूप में मनाया जाने लगा। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, वयोवृद्ध, जो उस प्रोसेस में बूढ़ा हुआ हो, जिसकी उसने पर्टिकुलर प्रैक्टिस की हो या जॉब किया हो। तो वेटरन डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 जनवरी को, और उसके बाद आर्मी डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी डे इसलिए क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने जनरल बनते हुए इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी, जो कि बाद में फील्ड मार्शल 5 स्टार रैंक लेकर के रिटायर हुए, फील्ड मार्शल करियप्पा। अब देखें, यदि हम बात करें कि जितनी भी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लीड करते हैं 4 स्टार रैंक के ऑफिसर। 4 स्टार की अगर बात करें हम लोग
तो 4 स्टार में आर्मी को लीड करते हैं जनरल, नेवी को लीड करते हैं एडमिरल और एयरफोर्स को लीड करते हैं एयर चीफ मार्शल। लेकिन इन्हीं फोर्सेस में रह करके कोई एग्जेम्पलरी लीडरशिप दिखा दे और कमाल का डिसीजन ले जो कि भारत के इतिहास को बदल करके रख दे, तो उसे 5 स्टार रैंक दी जाती है। जैसे जनरल KM करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाया गया था, ये 5 स्टार रैंक थी। वैसे ही जैसे कि सैम मानेकशॉ जो कि हमारे जनरल हुआ करते थे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वेस्ट पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान बना दिया और ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश, उन्हें 5 स्टार रैंक दी गई थी। आर्मी में जो 5 स्टार रैंक दी जाती है उसे कहते हैं फील्ड मार्शल। नेवी में जो 5 स्टार रैंक दी जाती है उसे कहा जाता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। और एयरफोर्स में जो 5 स्टार रैंक दी जाती है उसे कहा जाता है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। याद रखिएगा, फील्ड मार्शल बात करें अगर आर्मी में तो आज तक 2 ही हुए हैं। पहले थे KM करियप्पा और दूसरे थे सैम बहादुर या सैम मानेकशॉ। वहीं अगर नेवी की बात करें तो आज तक कोई 5 स्टार रैंक में नहीं पहुंचा है। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो अर्जन सिंह, 1965 के वॉर में इनकी कमाल की भूमिका रही थी और अर्जन सिंह जी वॉज द मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। दूसरी खास बात यह है कि एयरफोर्स में आज तक परमवीर चक्र सिर्फ एक को मिला है और वो है निर्मलजीत सिंह शेखों। वहीं अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी में बहुत सारे परमवीर चक्र मिले हैं। नेवी में आज तक किसी को परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है। महावीर चक्र से तो बहुत सारे लोग हुए। तो आई होप द पॉइंट्स आर कंप्लीटली क्लियर फ्रॉम हियर एंड द करेक्ट आंसर इज 14 जनवरी। तो 14 जनवरी से ये शुरू कर दिया गया है 2017 में। और जो भी वेटरन्स हमारे देश की सेवा में अपनी आन बान शान को लगा देते हैं और हमारे देश की आन बान शान को मेंटेन करके रखते हैं, उनके सेल्फलेस डिवोशन को सैल्यूट करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ें। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज हैज रिवाइज्ड इट्स GDP ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी एट व्हाट % इन द करंट फिस्कल फाइनेंशियल ईयर 2021। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने भारत के लिए GDP वृद्धि की संभावना को संशोधित किया है और मौजूदा वित्त वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि की उम्मीद है? सही उत्तर इसका है -6.7%। अगेन वित्त वर्ष 2021 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक की बात कर रहा है। अप्रैल 2021 के बाद मार्च 2022 तक अलग अर्थव्यवस्था की दरों पर विचार किए गए हैं विभिन्न एजेंसीज द्वारा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने एक्सपेक्ट किया है कि GDP ग्रोथ रेट जो इंडिया की है वो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में 6.7% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगला डिस्कशन करते हैं। द बुक विच इज टाइटल्ड एज मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको इज अ मेमोयर ऑफ विच इंडियन आर्मी ऑफिसर। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको नामक पुस्तक किस भारतीय सेना अधिकारी का संस्मरण है? और इसका सही उत्तर है कुंजम हिमालय सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे इंडियन आर्मी के। और मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, इस बुक का नाम पढ़ते ही आप में इससे हिमालय को ढूंढना है। जैसे ही आपने हिमालय ढूंढा यू विल गेट द आंसर। मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने रिलीज किया है ये बुक जिसका टाइटल है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। वर्चुअली इसे रिलीज किया गया है 8 जनवरी 2021 को और इस बुक को ऑथर किया है लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह जो कि रिटायर्ड है। ये बुक आप देख सकते हैं, इस ये बुक मस्ट रीड है, इसे पढ़िएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। टी प्रकाश राव हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री ऑनर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। टी प्रकाश राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? और इसका सही उत्तर है सोशल एक्टिविटी पर। बहुत ही नोटेड सोशल एक्टिविस्ट थे, पद्मश्री के विनर थे डी प्रकाश राव। ब्रेन स्ट्रोक आने की वजह से 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। राव बेसिकली एक चाय बेचने वाले व्यक्ति थे, कटक में रहते थे ये। कटक उड़ीसा में एक शहर है और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ बच्चों को एडुकेट करने में लगा दी। एक स्कूल इन्होंने ओपन किया था 2000 में यानी 2000 में, आशा ओ आश्वासन। इसके माध्यम से इन्होंने लगातार 20 सालों तक बच्चों को एडुकेट किया और 63 वर्ष की उम्र में हमें छोड़ करके चले गए।
चाय वालों की बात करें तो वो कमाल का काम तो करते ही हैं, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री का पद हो या किसी की ज़िंदगी बदलने की बात हो। UBS has estimated the GDP of India at what percent in financial year 2022, यानी 2021-22 वाले वित्त वर्ष में UBS, जो कि एक स्विस UBS इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके द्वारा भारत की GDP कितने प्रतिशत वृद्धि होने के अनुमान है। सही उत्तर है 11.5%। तो UBS ने कहा है कि 11.5% से फिनेंशियल ईयर 22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी और फिनेंशियल ईयर 2023 में GDP ग्रोथ रेट 6% से स्टेबलाइज रहेगी। आगे बढ़ें तो द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड एट व्हाट परसेंट फॉर फिनेंशियल ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू नोमुरा। और मैंने बताया भी है कि नोमुरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी है जो कि जापान की है और इसने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट बताया है, दैट इज 13.5%। नोमुरा ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की GDP 13.5% से बढ़ने वाली है फिनेंशियल ईयर 2022 में। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड, और मैंने कहा है कि जनरल बचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा ने ये कमान संभाली थी और कमान को संभाला था इन्होंने 15 जनवरी को, इसलिए याद रखेगा 15 जनवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। 12 जनवरी की बात करें तो इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, और स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि 12 जनवरी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। आर्मी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर टू सैल्यूट द वैलिएंट सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। ये 73वां भारतीय सेना दिवस रहा which salutes the selfless souls। नेक्स्ट पर डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर 2020-21 एज पर द फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग्स के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है, और सही उत्तर है -9.4%। फिच रेटिंग्स ने एक्सपेक्ट किया है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2021 यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच -9.4% रहेगी। और फिर से यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है कॉन्ट्रैक्ट। जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बाई या श्रिंक बाई लिखा हुआ आए, इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था की दर नेगेटिव में है। टेस्ला इंक्लूजन हैज रजिस्टर्ड इट्स फुल्ली owned subsidiary for the first time in India in which city? टेस्ला इंक्लूजन ने भारत के किस शहर में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पंजीकृत की है, और सही उत्तर है इसका बैंगलोर। एलन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है इनकी टेस्ला, इन्होंने रजिस्टर किया है एक फुली ओन्ड सब्सिडरी बैंगलोर में, और इस कंपनी को टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। टेस्ला का हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके हेड है एलन मस्क, जो कि कुछ समय के लिए विश्व के सबसे अमीर आदमी भी बने थे। अगला डिस्कशन करें तो नेम द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया, और इसका सही उत्तर है दुष्यंत ए दवे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दुष्यंत ए दवे ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से इमीडिएट इफेक्ट से 14 जनवरी 2021 को, और वो भी मसला ये कहना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें नहीं हो रही जो हम चाहते हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में अब वो चीज़ें हो रही हैं जो हम नहीं चाहते हैं। ये कहते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन से रिजाइन कर दिया। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन भी है हमारे पास। सदर जैपरोव हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सदर जैपरोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और इसका सही उत्तर है किर्गिस्तान के। देखिए, सदर जैपरोव किर्गिस्तान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को एक तरफा जीता है। 52 साल के हैं ये, और 79% जो टोटल वोट पड़े वो सदर जैपरोव के लिए पड़े। किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है बिश्केक और इसकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तान पहले आपको पता है कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, जिसके ऊपर की तरफ नॉर्दर्न साइड में कजाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में अगर देखें तो चाइना, वेस्टर्न साइड में देखें तो तजिकिस्तान, और अगर इसके वेस्ट साइड में आप देखें तो उज्बेकिस्तान मौजूद है। तो कुल मिलाकर के ये 4 देशों से घिरा हुआ है और इसमें
टोटल जो आप देख पा रहे हो वो 6 रीजन्स हैं, जिनमें एक सब रीजन काराकोल और इसिकुल रीजन के अंतर्गत स्थित है। चुई रीजन जो है कजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का, उस चुई रीजन में इसकी राजधानी है जिसे बिश्केक कहा जाता है। येलो कलर से आप देख पा रहे हो जिसमें रेड डॉट मौजूद है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली इंक्ड 20 मिलियन डील US$ की विद आइडिया फोर्स टू बाई विच ऑफ दीज UAVs। इंडियन आर्मी ने हाल ही में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किस ड्रोन को खरीदने के लिए किया है? और सही उत्तर है स्विच ड्रोन्स को। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद मुंबई बेस्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइडिया फॉर्ज के साथ, और मुंबई में ये ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी है। एक हाई अल्टीट्यूड वेरिएंट स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया जाएगा। स्विच नाम का एक जो व्हीकल है ये UAV होगा और हाई अल्टीट्यूड वेरिएंट वाला है ये। इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 20 मिलियन US$ होगा। आगे बढ़ें तो फिच रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड द GDP ऑफ इंडिया टू ग्रो एट हाउ मच % इन फाइनेंशियल ईयर 2022। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? और इसका सही उत्तर है 11%, 11% से बढ़ने का अनुमान लगाया है। साथ ही साथ फिच ने GDP को एक्सपैंड करते हुए बताया है 11% इन फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 के बीच। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन 5.4% है। इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA इकरा का 10.1%, ब्रिकवर्क रेटिंग्स का 11%, नोमुरा का 13.5%, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का 9% और UBS इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि स्विट्जरलैंड का है इसने 11.5% से अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ते हुए बताया है। आगे बढ़ें तो विच इज इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजिनसली डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल बाय द DRDO एंड द इंडियन आर्मी। DRDO और भारतीय सेना द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित 9 मिलीमीटर मशीन पिस्तौल कौन सी है? और इसका सही उत्तर है अस्मी। DRDO और इंडियन आर्मी ने जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया की पहली इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल जिसका नाम है अस्मी, और इसका अर्थ होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। भारत की अस्मिता पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, इसका अर्थ ही यही है कि वो निज स्वाभिमान या निज अभिमान की बात कर रहा है, विच इज इक्वल टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड। हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट इसको शो करता है ये अस्मी शब्द। और आप देख सकते हो इस पिस्टल को बनाया गया है भारत में DRDO द्वारा। अगला डिस्कशन करें, द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB has partnered with which digital payment company to promote financial inclusion among underserved and unbanked segments of the country। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB ने किस डिजिटल भुगतान कंपनी के साथ साझेदारी की है जो देश के अंदर अंडरसर्व्ड और अनबैंक्ड सेगमेंट में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए है? और इसका सही उत्तर है फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स लिमिटेड की बात कर लें, IPPBL इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स लिमिटेड स्थापना हुई थी 2018 में, और आपका बैंक आपके द्वार, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड की टैगलाइन है। आगे बढ़ें तो साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के साथ ताकि फिनेंशियल इंक्लूजन को अंडरसर्व्ड और अनबैंक्ड सेगमेंट में बढ़ाया जा सके, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ अनवील्ड द इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार फॉर विच सिटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? और इसका सही उत्तर है मुंबई। अब देखें, इसे बनाया गया है बेंगलोर में, परंतु इसका अनावरण किया गया है मुंबई के लिए। यूनियन मिनिस्टर डिफेंस के जो हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार, अब यहाँ पे कार शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली मेट्रो ट्रेन की ही बात हो रही है, ये आप देख भी सकते हैं फोटो में। 15 जनवरी 2021 को इसका अनावरण किया था, और ये एक फंक्शन है जो कि बेंगलोर में हुआ था, BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में। इस पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित
स्टेट ऑफ आर्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को BEML बैंगलोर ने ही मैन्युफैक्चर किया है और इसे मैन्युफैक्चर किया गया है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के लिए, यानी ये ड्राइवरलेस मेट्रो कार आकर के मुंबई में चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT। भारत सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? और इसका सही उत्तर है जापान के साथ। आपको पता है भारत और जापान ने मिलकर के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि कोऑपरेशन को इस फील्ड में बढ़ाया जा सके एवं इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 15 जनवरी 2021 में शुरू किया गया। आगे बढ़ें तो द इनॉग्रल 2-day प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। 2 दिवसीय स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ का आयोजन किस शहर में किया गया? और इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली में किया गया है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, श्री पीयूष गोयल जी। देखिए, 3 मंत्रालय हैं पीयूष गोयल जी के पास। पहली बात तो यह है कि जब इन्हें मंत्री बनाया गया 2019 में तो रेलवे मंत्रालय इनके पास आया, फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तो है ही, और साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये रामविलास पासवान जी की डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद फाइनली ये मंत्रालय एडिशनल चार्ज के रूप में पीयूष गोयल जी को दे दिया गया। 2 दिनों के प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया गया है 15 जनवरी 2021 को, और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, DPIIT द्वारा। इस इनॉग्रल इवेंट में बिम्स्टेक के बहुत सारे मेंबर्स रहे हैं, और जब हम बिम्स्टेक की चर्चा करते हैं, आपको पता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। ये याद रखिएगा, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई। इसके अलावा बिम्स्टेक 3.5 ट्रिलियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसके मेंबर स्टेट्स में एक है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है इंडिया, चौथा है म्यांमार, पांचवा है नेपाल, छठा है श्रीलंका, सातवां है थाईलैंड। तो ये जो टोटल देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। और अगर बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट देखेंगे तो इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में मौजूद है। ढाका इज इन बांग्लादेश। आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, ये भी याद रखिएगा। चेयरमैनशिप 2018 से लगातार श्रीलंका के पास है, और तेंजिन लेकपेल ये इसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, याद रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल अगर मैं कहूं कि बिम्स्टेक के कौन है तो उनका नाम है तेंजिन लेकपेल। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ फंड? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। फंड का कुल व्यय क्या है? अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया समिट को शुरू किया गया जिसका नाम है प्रारंभ, उसी के अंतर्गत ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है जिसका व्यय है 1000 करोड़ रुपए। और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के जरिए प्रधानमंत्री स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, और जो भी अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे, जिससे अच्छे आइडियाज़ को बढ़ावा मिल सके और भारत ग्रो कर सके। What is the total outlay for the प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 launched by the government for 2020-21? भारत सरकार द्वारा 2020-21 के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का कुल परिव्यय क्या है? और इसका सही उत्तर है 948.90 करोड़ रुपीस। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 3rd फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑन 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 को तीसरा फेज इसका शुरू किया गया।
और 948.90 करोड़ रुपए है। इस स्कीम को रोल आउट किया गया है करेंट फाइनेंशियल ईयर में और ये मार्च 2021 में एंड होगा। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को एनएसडीसी इसे चलाता है। स्किल इंडिया के मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे जी और नरेंद्र मोदी जी ने इस एम्फीबियस स्कीम को शुरू किया था जब उन्होंने कहा था कि भारत में 65 करोड़ युवा हैं जिनके पास स्किल्स 35 करोड़ के पास नहीं है, जबकि 30 करोड़ के पास ही स्किल्स हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है जिस चैलेंज को हमने आगे चल करके एड्रेस करना है। Who among the following has been appointed as the vice chairs of 2021 Global Board of Directors of US India Business Council USIBC? निम्नलिखित में से किसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है किरण मजूमदार शॉ। देखिए, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात करते हैं हम। इन्होंने 3 टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स को वाइस चेयर सिलेक्ट किया है 2021 का ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि यूएसआईबीसी के हैं और इमीडिएट इफेक्ट से इन्हें चूज किया गया है 14 जनवरी 2021 को। जो 3 न्यूली अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन हैं वो बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव हैं और बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ, इन्हें एमवे के सीईओ मिलिंद पंत और नस्दक के वाइस चेयर एडवर्ड नाइट को, इन 3 लोगों को चुना गया है यूएसआईबीसी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के वाइस चेयर्स। अगला, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन टाइटल्ड सक्षम? किस मंत्रालय ने सक्षम के नाम से महीने भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया है? और इसका सही उत्तर है नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस को लीड करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को लीड करते हैं डीवी सदानंद गौड़ा जी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को लीड करते हैं थावरचंद गहलोत। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी धर्मेंद्र प्रधान जी के अंतर्गत आता है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस सक्षम को लॉन्च किया है। सक्षम का अर्थ है संरक्षण क्षमता महोत्सव। ये फुल फॉर्म है संरक्षण क्षमता महोत्सव जिसे सक्षम कहा गया। और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA द्वारा इसे शुरू किया गया है। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया है PCRA द्वारा और कंज्यूमर्स को मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो क्लीनर फ्यूल्स की तरफ स्विच करना शुरू करें और एक बिहेवियरल चेंज लाएं फॉसिल फ्यूल में, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंटली। ये भी याद रखिएगा। अगला, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड्स? वेलनेस थीम वाले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस बैंक ने भागीदारी की है? और इसका सही उत्तर है येस बैंक ने भागीदारी की है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर लेंडर है येस बैंक और इन्होंने लॉन्च किया है येस बैंक वेलनेस एंड येस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड। ये आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। हॉलिस्टिक हेल्थ केयर कार्ड है ये, सेल्फ केयर वेलनेस ऑफ कंज्यूमर्स के लिए। यानी अगर मान लें आप कहीं पर भी जाते हैं और अपनी हेल्थ केयर पर कुछ अमाउंट एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्पेंड कर सकते हैं, जिसका बिल आप बाद में भर सकते हैं। और येस बैंक ने प्रॉपरली इस सुविधा को प्रदान किया है। आने वाले समय में एक्सिस बैंक ने भी ऑरा नाम का एक क्रेडिट कार्ड शुरू किया है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस को अपने अंदर समाहित रखता है। अगला डिस्कशन हम लोग करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2021? 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है नजहत शमीम खान को। देखिए, नजहत शमीम खान जो है ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है फिजी की। फिजी जिसकी राजधानी है सुवा, उसकी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में है जेनेवा में। और इनको यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है 2021 के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षा 2021 के लिए नजहत शमीम खान होंगी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली गूगल डूडल ने ऑनर किया है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को, और वो कौन से गेम के इन्वेंशन से एसोसिएटेड थे? यानी हाल ही में गूगल डूडल ने डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को सम्मानित किया है, वे किस खेल के आविष्कार से जुड़े थे? और इसका सही उत्तर है बास्केटबॉल के। देखिए, 15 जनवरी 2021 को गूगल डूडल ने इलस्ट्रियस लेगेसी ऑफ डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ इस पर ऑनर किया। और बास्केटबॉल के इन्वेंटर हुआ करते थे ये, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। काफ़ी कमाल के व्यक्ति थे जिन्होंने बास्केटबॉल नाम के गेम को ही बना दिया। रिसेंटली इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप
IOSCG मीटिंग हुई है और ये कौन से जगह पर हुई है ये भी बताएं। रणनीतिक भारत ओमान सलाहकार समूह की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई है, और इसका सही उत्तर है नंबर 4, न्यू दिल्ली में। चलिए ओमान के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। जैसे कि भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और राजधानी है न्यू दिल्ली। वैसे ही ओमान की अगर बात करें तो ओमान की कैपिटल है मस्कट और यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। याद रखिएगा, ओमान अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक देश है और अगर आप मुंबई से एक सीधी लाइन खींच दें तो आप ओमान पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके से ओमान देश है, एक सीधी लाइन मतलब अरब सागर की तरफ। देखिए, भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार बैठक कंसल्टेटिव ग्रुप IOSCG न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया और इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे सेक्रेटरी संजय भट्टाचार्य जी, जबकि ओमानी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे अंडर सेक्रेटरी डिप्लोमेटिक अफेयर्स के और फॉरेन मिनिस्ट्री के शेख खलीफा बिन अली अल हर्दी। ये पहली हाई लेवल ऑफिशियल विजिट थी ओमान की इंडिया में कोविड-19 के बाद। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू रीशेड्यूल द पोलियो वैक्सीनेशन डे ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे टू विच डेट। तो इसका सही उत्तर है कि भारत सरकार ने पोलियो टीकाकरण दिवस को पुनर्निर्धारित करने का फैसला किया है, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और यह है 31 जनवरी। देखिए, ये 16 जनवरी को होने वाला था। गवर्नमेंट हैड टू डिसाइड टू बेसिकली रीशेड्यूल दिस पोलियो वैक्सीनेशन डे ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, और पोलियो रविवार भी कहते हैं इसे। 31 जनवरी 2021 को इसे रीशेड्यूल किया गया। अर्लियर ये 17 जनवरी 2021 को रीशेड्यूल किया गया था और बाद में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से, जो कि 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसे लॉन्च किया पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में। 30 जनवरी 2021 को डिसाइड किया गया है कि ये 31 जनवरी को होगा। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेट्स 15 जनवरी एज तिरुवल्लुवर डे इन द ऑनर ऑफ पोएट तिरुवल्लुवर। किस राज्य की सरकार 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर कवि के सम्मान में तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाती है, और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। देखें, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर डे, इनके बहुत ही फेमस पोएट थे तिरुवल्लुवर, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया। बहुत ही कमाल के फिलोसोफर थे तिरुवल्लुवर और बहुत ही कमाल के पोएट थे। इन्हें कॉमनली वल्लुवर भी कहा जाता था और वल्लुवर जी ने तिरुककुरल नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस एवं इकोनॉमिक मैटर्स और लव के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के निचले हिस्से की बात करते हैं। कंसीडर कीजिए कि ये पूरा हिस्सा केरला की तरफ का है, जो इस तरीके से, ये समझिए केरला है। बाकी यहाँ आप देख ही सकते हैं कि ये जो बड़ा सा हिस्सा है ये तमिलनाडु का है। यहीं पर शासन हुआ करता था अलग अलग डायनेस्टीज़ का। और जब हम संगम एज की बात करते हैं तो संगम एज को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बात करें इस पूरे एरिया की, तो जो मैंने हैच किया, यहाँ पर पंड्या लोग शासन किया करते थे। पंड्या के अलावा अगर हम बात करें इस एरिया की नंबर 2, तो दिस वॉज रूल्ड बाई चोला। और उसके बाद अगर हम नंबर 3 की बात करें तो जो केरला के साइड वाला है, दिस वॉज रूल्ड बाई चेरा। चेरा को तो केरल पुत्र भी कहा जाता था। चोलों की बात करें तो दे हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी एट दैट टाइम, और पंड्या की बात करें तो पंड्या भी कमाल के राजा हुआ करते थे। पंड्या लोगों के अंतर्गत एक सभा बनाई गई थी जिसका नाम था संगम सभा, और संगम सभा में मौजूद कमाल कमाल के लिटरेचर लिखने वाले लोग थे जिन्होंने साउथ इंडिया के धर्म ग्रंथों की भी रचना की है, जिनमें से कई बार आप नाम पढ़ते हैं शिल्पदिकारम का, मिनी मेकलई का। कमाल की स्टोरी रही है पंड्या राजाओं की, और पंड्या राजाओं ने संगम सभा तमिल लिटरेचर को बढ़ावा दिया, और उसी तमिल लिटरेचर के एक महान कोहिनूर में से एक तिरुवल्लुवर भी हुआ करते थे, जिन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता था। आई होप द पॉइंट्स आर कंप्लीटली क्लियर। who among the following has become the youngest cadaver donor in the country? निम्नलिखित में से कौन देश में यंगेस्ट कैडेवर डोनर बन गया है? कैडेवर का अर्थ होता है अंगदान देने वाला। जो ऑर्गन डोनेशन की बात होती है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सही उत्तर है धनिष्ठा।
20 महीने की एक बच्ची थी धनिष्ठा, जो कि दिल्ली की रहने वाली थी, और ये सबसे छोटी अंगदान देने वाली बच्ची बन गई। अपने घर के पहले फ्लोर से फिसल के गिर जाने की वजह से इस बच्ची की डेथ हो गई, और उसके बाद इसके हृदय को, इसके यकृत को, इसके वृक्क को और इसके दोनों कॉर्निया को रिट्रीव कर लिया गया सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और इसे 5 पेशेंट्स को यूज़ करके दिया गया। अगर भारत की बात करें तो भारत में कैडेवर डोनेशन एक टैबू है, जिस टैबू से पार पाना मुश्किल है। भारत में कैडेवर डोनेशन का रेट लोवेस्ट है, इट हैज़ द लोवेस्ट रेट ऑफ कैडेवर डोनेशन एंड 0.26 पर मिलियन, यानी कि हर 10 लाख में 0.26 लोग हैं। यानी अगर हम लोग 10 लाख में इसे 10 से और मल्टीप्लाई करें तो 2.6 आएंगे, और अगर हम इसे 10 से और मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी बेसिकली 10 करोड़। तो 10 करोड़ लोगों में 26 लोग ऐसे हैं, याद रखिए 10 करोड़ लोगों में 26 लोग ऐसे हैं जो अंगदान करते हैं। तो ये बहुत ही कम रेशियो है, क्योंकि यदि हम 10 करोड़ लोगों में 26 लोगों को देख रहे हैं तो 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। तो 140 करोड़ यानी कि सीधे सीधे आप 14 इंटू 26 कर सकते हो, और यहाँ पर आपको जो नंबर्स मिलेंगे उसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ 364 लोग ही ऐसे हैं जो अंगदान किए हुए हैं भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या में। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कम लोवेस्ट रेट है अंगदान का। भारत में ये एक टैबू सब्जेक्ट भी है। आगे बढ़ें तो अगला डिस्कशन कि विच प्लेयर हैज क्लिंच वीमेन सिंगल टाइटल एट द योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। किस खिलाड़ी ने योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिलाओं का एकल खिताब जीता है? और इसका सही उत्तर है कैरोलिना मारिन। वीमेन सिंगल कैरोलिना मारिन ने जीता, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं, और स्क्रीन पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। हाउ मेनी ट्रेन्स वर फ्लैग्ड ऑफ बाई पीएम मोदी रिसेंटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस फॉर द केवड़िया स्टेशन इन गुजरात टू कनेक्ट देम विद द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया स्टेशन के लिए कितने विभिन्न स्थानों से हरी झंडी दिखाई है? और इसका सही उत्तर है 8 स्थानों से। सो नंबर 4 विच इज 8 ट्रेन्स, ये सही उत्तर है। देखिए केवड़िया नाम की जो जगह भरूच डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में है, वहीं पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर, और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 23 मीटर ज़्यादा भी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जितने टूरिस्ट ने विजिट किया है उससे कहीं ज़्यादा टूरिस्ट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में विजिट किया है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय एकता के सूत्रधार रहे हैं। उन्होंने और उनके अंडर सेक्रेटरी वीके कृष्ण मेनन ने मिलकर के इन दोनों लोगों ने कमाल का काम किया था, और 565 रियासतों को इकट्ठा करके यूनियन ऑफ इंडिया की नींव रखी थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है केवड़िया में। अब बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो इस ठंड में केवड़िया विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में ठंड जब पड़ रही होती है उस समय पर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंड होती है और गुजरात में मॉडरेट मौसम होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी ट्रेन्स चलाई जाएंगी, और ये 8 ट्रेनें हैं जो केवड़िया जाकर के पहुंचाएंगी, जिसमें से वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निज़ामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर, इन सब अलग अलग जगहों से चल करके ये केवड़िया स्टेशन तक पहुंचेंगी, और टूरिस्ट को घूमने में आसानी होगी। अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करें तो योवेरी मुसेवेनी हैज वॉन द 6th टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री आफ्टर विनिंग द 2021 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में योवेरी मुसेवेनी ने 6ठा कार्यकाल जीता है? और इसका सही उत्तर है युगांडा। युगांडा के इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेवेनी, और इन्हें डिक्लेयर किया गया है विनर ऑफ कंट्रीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी याद रखिएगा। नाउ थोड़ा सा और डिस्कशन करें कि मुसेवेनी ने 58.64% टोटल वोट जो पड़े उनमें से मेजॉरिटी हासिल करते हुए 6वां टर्म प्रेसिडेंट के तौर पर शुरू किया है। दूसरी खास बात यह है कि युगांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, जिसका डाइवर्स लैंडस्केप एनकम्पस करता है स्नो कैप्ड
रोवेंजोरी माउंटेन्स को, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी लेक विक्टोरिया भी इसी के अंदर मौजूद है। कंपाला है इसकी राजधानी और शिलिंग है इसकी करेंसी। याद रखिएगा, अगर हम लोग कैपिटल की बात करें युगांडा की, तो इसकी राजधानी है कंपाला, और इसकी करेंसी की बात करें तो युगांडा की शिलिंग इसकी करेंसी है। योवेरी मुसेवेनी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये तो करंट अफेयर्स का हिस्सा है ही। और इसके साथ ही साथ अगर इसकी लैंग्वेज की भी बात कर लें, कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर, तो स्वाहिली और इंग्लिश यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। स्वाहिली और इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 इज विच एडिशन ऑफ द मंथ लॉन्ग प्रोग्राम। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मंथ माह 2021 महीने भर के कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा। अगर हम लोग बात करें कि जनवरी का सेकेंड वीक नेशनल रोड सेफ्टी वीक के तौर पर मनाया जाता रहा है अब तक, परंतु पहली बार ऐसा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एवं एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने मंथ लॉन्ग ये प्रोग्राम मनाने की बात कही है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जी और यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक की जगह नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 18 जनवरी से शुरू हुआ है ये और 17 फरवरी 2021 तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। Inaugural edition of the Khelo India Zanskar Winter Sports and Youth Festival 2021 has been organized in which place? खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, और इसका सही उत्तर है नंबर 2 लद्दाख। देखिए, लद्दाख में इनॉग्रल एडिशन 13 दिनों के खेलो इंडिया ज़ंस्कार स्पोर्ट का शुरू किया गया, और ये जो यूथ फेस्टिवल है दिस हैज़ बीन किक्ड ऑफ ऑन 18 जनवरी 2021। देखिए, ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल, अगर आप लोगों ने लद्दाख के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ज़ंस्कार वैली भी यहाँ पर है। ज़ंस्कार वैली का अर्थ है कि ये एक घाटी है जिस घाटी के बीचों बीच नदियाँ बहती हैं। 18 जनवरी से 30 जनवरी तक चलने वाला ये खेल ज़ंस्कार वैली फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज, ये तो साथ में है ही, खेलो इंडिया पावर्ड बाय और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसने इसे शुरू किया है। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु इज द विनर ऑफ योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 मेंस सिंगल टाइटल। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 पुरुषों के एकल खिताब का विजेता कौन है, और इसका सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। देखिए, मेन सिंगल को विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है जो कि डेनमार्क के हैं, और ये आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। The Padma Award winner Ustad Ghulam Mustafa Khan has passed away. He was honored for which contribution to which field? पद्म पुरस्कार विजेता उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, और इसका सही उत्तर है कि उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सम्मानित किया गया था। लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, और इनका देहांत हो गया, 90 वर्ष के थे ये। India has signed a specified skilled worker SSW memoranda of cooperation with which country to promote the movement of skilled workers from India to that country? भारत ने किस देश के साथ कुशल श्रमिकों के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट कुशल श्रमिक SSW समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है जापान के साथ किए हैं। 18 जनवरी 2021 को इंडिया और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को साइन किया। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स को भारत से जापान भेजा जाएगा, और जापान में जो स्किल्ड वर्कर्स की कमी है उसे पूरा किया जाएगा। क्योंकि भारत, आपको पता है, आउटसोर्सिंग करता आ रहा है, और भारत बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कंटेन करने वाला एक देश है जहां से आउटसोर्सिंग होना एक बहुत ही आम बात है। Which state has unveiled the One School One IAS program to provide free coaching for UPSC Civil Services and IAS exam फॉर इकोनॉमिकली पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स? किस राज्य ने आर्थिक रूप से गरीब मेधावी छात्रों के लिए यूपीएससी सिविल सेवा आईएएस परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए वन स्कूल वन आईएएस पर कार्यक्रम का अनावरण किया है, और इसका सही उत्तर है केरला। देखें, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का मतलब जो खूब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, परंतु अच्छा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल होने की वजह से वो परेशान होते हैं,
और वो आईएएस की कोचिंग नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को फोकस में रखा गया है। एंड इट हैज़ बीन डन बाय द केरला गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम को। और इसके अंतर्गत जो भी अच्छा पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन्हें आईएएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे बढ़ें, डिस्कस करते हैं कोमल मुरारका। कमल मुरारका हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? कमल मुरारका जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका सही उत्तर है कि पॉलिटिक्स से। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहे हैं कमल मुरारका। इनका इलनेस की वजह से, यानी तबियत खराब होने की वजह से निधन हो गया। 74 वर्ष के थे ये। मुरारका जी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम किया था जब चंद्रशेखर जी की सरकार हुआ करती थी 1990 से 1991 के बीच। इसके साथ ही साथ यहां पर हमारा सेशन आज का होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस।